Well, सर व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है। okay. That would be sent to your WhatsApp group also. Don't worry. So it's on your e-learning uh, caption in your app. You can find it out. Anyway, in today's class, we are going to study about Roman Empire, not Roman Republic. As we know that the history of Rome suggests that Roman Empire begins in its first phase during 8th century BCE, when it was established by Remus and Romulus. After these two legendary kings, or Romulus, obviously Romulus was the establisher of Rome, Remus तो मारा ही गया था, तो उसके बाद फिर कुछ दिनों तक उस पे लैटिन्स और ग्रीक्स और फाइनली एट्रोस्कैन्स शासन करते हैं, और लास्ट जो एट्रोस्कैन रूलर था उसको हटाने के बाद रिपब्लिक बना, मतलब 509 से लेकर के और 27 बीसीई तक ये रिपब्लिक रहा। 27 बीसीई पे एक बार फिर से जूलियस सीजर मरा है, याद रखिएगा। जूलियस सीजर के मरने के बाद कई वर्षों तक, लगभग 10 वर्षों तक लड़ाइयां होती रहती हैं। अगस्टस, जिसको हम ऑक्टेवियस सीजर कहते हैं, वो था एंटनी, जो कि जूलियस सीजर का दाहिना हाथ माना जाता था। मिस्र की राजकुमारी महारानी क्लियोपेट्रा, तो ये सारे लोग एक दूसरे से लड़ाइयों में उलझे रहते हैं, और ये लड़ाइयों का सिलसिला जाकर के खत्म होता है 33 बीसीई में। और 33 बीसीई में जो ये ऑक्टेवियस रहता है, अगस्टस जिसको हम कहते हैं, ऑक्टेवियस सीजर रूल करना शुरू करता है। लेकिन जब ये रूल करना शुरू करता है तो इस दौर में ये भी एम्परर नहीं था, ठीक है, ये बस जूलियस सीजर का वारिस था। तो जूलियस सीजर डिक्टेटर था, तो जाहिर सी बात है ये भी ऑलमोस्ट लाइक डिक्टेटर रहा होगा। या ये तो खुद को डिक्टेटर भी नहीं कहता था, ये तो अपने आप को लीडर कहता था, मतलब फर्स्ट लीडिंग पर्सन जिसको हम कहते हैं प्रिंसेप, ठीक है। प्रिंसेप का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बराबर के लोगों में पहला। इसका मतलब अपने आप को वो सीनेटर्स के बराबर ही मानता था। वो मानता था जितने सीनेटर्स यहाँ दरबार में बैठे हैं मैं सबके बराबर हूं, बस मैं पहला हूं, इनका लीडर हूं, लेकिन इनसे ऊपर नहीं हूं, ये ध्यान रखना। ऐसा करने से इसको फायदा क्या हुआ? सीनेटर्स रिस्पेक्टेड हिम वेरी वेल, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि अब देखो दरबारियों को अगर ये लगे कि राजा अपने आप को हमारे बराबर मानता है तो हमारा सम्मान उसके प्रति बढ़ जाता है ना। जैसे कि मोदी साहब अगर आकर के और ये घोषणा करे कि मैं तो तुम्हारा लीडर हूं, प्रधानमंत्री हूं, मैं देश का मालिक हूं, इस तरह का, जैसे केजरीवाल कहते दिल्ली के मालिक हम हैं, तो उससे आपके दिमाग में एक अलग सी जो है इमेज बनेगी, अरे यार ये तो बड़ा घमंडी आदमी है। लेकिन अगर वो आकर के कहे नहीं मैं आपका चौकीदार हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका ऐसा हूं, तो आपको लगता है अरे यार इतना बड़ा आदमी और हमसे कह रहा है हमारा सेवक, तो इसकी हम्बलनेस पे आप फिदा हो जाते हो। ये चीज ऑक्टेवियस में जम के थी। वो इतना हम्बल था, कॉमन लोगों को मानता था कि नहीं मैं बस आपके बराबर हूं, पहला हूं, बस आप थोड़ा सा मान दे देते हैं, इसके अलावा मेरी और कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल अलग नहीं हूं, मैं कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हूं। तो जब वो अपने आप को इक्वल मानता था तो सीनेटर्स बड़े खुश होते थे। सीनेटर्स कभी उनका विरोध करते ही नहीं थे। जानते हो एक राजा अपने यहाँ भी हुआ हिंदुस्तान में ऐसा, जो ऐसे ही सीनेटर्स की बात मानता था। पता है कौन है? नो सर। नाम बताओ, इनाम पाओ। उस एम्परर का नाम है बहलोल लोदी। नाम सुना है कभी? नो सर, नहीं सुने। याद हो गई जी। हाँ, सल्तनत एज क्या तो नाम सुना है? है? बहलोल लोदी। सल्तनत एज तो सुना है ना, कि हिंदुस्तान में जो है 1206 से लेकर के आगे सल्तनत एज शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान बनता है, उसके बाद फिर जो है इल्तुतमिश,
और फिर रजिया, और इस तरह से करके बहुत सारे लोग आगे नहीं होते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश के लोगों ने दिल्ली पर हुकूमत करी अलग अलग टाइम पे। और अंतिम अफगानी सुल्तान इब्राहिम लोधी हुआ, लोधी वंश का, जिसके साथ बाबर ने लड़ाई लड़ी थी पानीपत की। तो पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1526 में होती है, जिसमें बाबर जीतता है और मुगल वंश की स्थापना होती है हिंदुस्तान में। ये तो सुना होगा ना? यस सर। पानीपत। अच्छा, तो ये जो लोधी वंश था, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये सारे लोधी वंश के लोग थे। इसमें ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बहलोल लोधी की बात करें तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वो भी अपने आप को ऐसे प्रिंसिप ही माना करता था, वो भी अपने आप को राजा नहीं मानता था। और सबसे कमाल की बात ये थी कि दरबार में वो सिंहासन पे नहीं बैठता था, सिंहासन अपना उठा के फेंक दिया था, वो नीचे जमीन पर गद्दे पे बैठता था। उसके सारे दरबारी ऐसे ही गद्दे पे बैठते थे। नीचे पूरा गद्दा लगा रहता था, और वो जो गोली वाली तकिया नहीं होती, मसलत, वो रखी जाती थी, और सारे लोग उसी पे बैठ करके अपनी अपनी बात करते थे। तो बहलोल लोधी वहीं बैठता था। वो कहता था हम अपने अफगान भाइयों के बराबर हैं, हम इनसे बड़े नहीं हैं। और अगर कोई विरोध करता था, मतलब कोई कह दे कि नहीं ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, या बहलोल लोधी के कोई खिलाफ कोई कह दे कि नहीं नहीं आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, तो बहलोल लोधी उसमें से था, अपनी पगड़ी पगड़ी निकाल के रख देता, भैया तुम ही शासन चला लो, हम नहीं करेंगे। इतना हम्बल था। बताओ कोई राजा ऐसा करेगा? तो इतना हम्बल था, इस वजह से अफगानी लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे, उसके लिए जान छिड़कते रहते थे। सिकंदर लोधी में थोड़ा घमंड आ गया। उसने, सिकंदर लोधी वो पहला व्यक्ति था जिसने आगरे का शहर बसाया था और आगरे में अपनी राजधानी करी थी और तमाम चीजों को इकट्ठा किया था। उसके बाद इब्राहिम लोधी, वो और घमंडी हो गया। उसने तो अपने चाचा वाचा से ही दुश्मनी मोल ले ली, राजपूतों से दुश्मनी मोल ले ली। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके चाचा दौलत खान लोधी और तमाम राजपूत ये सब मिल करके बाबर को इनवाइट कर डाले, और फिर बाबर ने तहस नहस भी कर डाला। और इस तरीके से ये सारा, जब इंडियन हिस्ट्री हम लोग कभी पढ़ेंगे तो वो भी दिलचस्प कहानियां हैं उसमें निकलेंगी। अब मैं इसलिए बता दिया क्योंकि एक एग्जाम्पल मुझे ऐसा मिलता है कि जिस तरह से वो बड़ा हम्बल था और लोगों के बीच में इक्वली मानता था, अपने आप को बड़ा नहीं मानता था। द सेम कंडीशन वाज इन इंडिया आल्सो विद वन किंग। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि दो बहुत बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे फर्स्ट सेंचुरी बीसी, तब से लेकर के और लगभग 700 बीसी के आसपास तक दो महत्वपूर्ण एम्पायर थे। ठीक है, कौन कौन से दो महत्वपूर्ण एम्पायर थे? एक थे रोमन और दूसरे थे ईरानी। ईरानी यानी पर्शियन एम्पायर। रोमन्स एंड पर्शियंस, बोथ एम्पायर्स were the most prominent and powerful empire in the time between first century AD to 7th century AD। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक, मतलब 700 वर्षों तक देखा जाए तो दो एम्पायर बहुत महत्वपूर्ण थे, पावरफुल थे। हम बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं 630 सी के आसपास, 630 के आसपास की, यानी वही 700 से थोड़ा सा पहले। यहाँ पर दो बड़े एम्पायर आपको नजर आएंगे। एक आपको ये येलो कलर से दिख रहा होगा, दूसरा आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ये जो येलो कलर वाला एम्पायर आपको दिख रहा है, ये एम्पायर कौन सा है? ये है रोमन एम्पायर। ठीक है, याद हुआ सबको कौन सा एम्पायर है? रोमन रोमन एम्पायर। एम्पायर। हाँ, ये रोमन है। और इसके बाद अगर आप आए, ये इसको कहते हैं पर्शियन एम्पायर, यानी
ईरानी एम्पायर, ठीक है। तो ये ईरानी Yes, sir. एम्पायर और इधर रोमन एम्पायर, ये दो एम्पायर बहुत बड़े एम्पायर हुआ करते थे, और दोनों की बाउंड्री एक दूसरे से मिल रही है नहीं मिल रही? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये दोनों एम्पायर एक दूसरे के पड़ोसी थे और दोनों की बाउंड्री भी मिलती थी। अब आप बताओ कि अगर दो बड़े एम्पायर हैं, बहुत ताकतवर हैं, दोनों की बाउंड्री भी मिल रही है, तो उनके बीच का संबंध कैसा होगा? प्यार मोहब्बत वाला होगा? No, sir. जैसा झगड़े- हमारा जैसा हमारा पाकिस्तान के साथ है या चाइना के साथ है? यस सर। Yes, sir. तो कौन सा वाला होगा? लड़ाई झगड़े वाला सर। हाँ जी, यही वाले इनके भी थे। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी राइवलरी थी, हमेशा से ही दुश्मनी थी, और पूरी हिस्ट्री इन्हीं की लड़ाइयों के बीच की है। दोनों का अगर हम इलाका देखें तो रोमन एम्पायर वो स्पेन से शुरू होता है, स्पेन इधर पड़ेगा आपका, यहां से शुरू होता है, सीरिया तक जाता है, ये सीरिया है, यहां तक पहुंचता है, और मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ तो फैला ही फैला हुआ है, इधर अफ्रीका तक आ गया है, और इधर भी जो है वो दानूबे नदी तक फैला हुआ है। राइन और दानूबे ये दो ऐसी नदियां हैं जो जर्मनी में बहती हैं, ये और तो जर्मनी की बाउंड्री से लग करके पूरा यहाँ पर मिलेगा आपको वो नदियां, जर्मनी की बाउंड्री से ले करके, और पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ एक एम्पायर फैला हुआ था, और वो हुआ करता था रोमन एम्पायर। इधर अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में कैस्पियन सी से शुरू होता है मामला, और उसके बाद ईस्टर्न अरेबिया एंड द पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, ये सारी चीजें उसमें आ जाया करती हैं। तो ये पूरा इलाका किसके कब्जे में हुआ करता था? ईरान के, ईरान। ठीक है। हाँ, ये देखो आपका कैस्पियन सी, और यहां से लेकर के ये पूरा इलाका इसके आसपास का फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, या फेजेस ऑफ एम्पायर की हम बात करेंगे थोड़ा सा पहले, तब उसके बाद डिफरेंसेस पे आते हैं। तो रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, अर्ली रोमन एम्पायर एंड लेट रोमन एम्पायर। ये ध्यान रखना कि ये रोमन एम्पायर दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? अर्ली रोम और लेट रोम। अब किसको कहेंगे अर्ली, किसको कहेंगे लेट? तो अर्ली और लेट के बीच में एक डिवाइडिंग टाइम रखा गया है, वो है 3rd सेंचुरी, ठीक है। 3rd सेंचुरी सीई या 3rd सेंचुरी एडी जिसको हम कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 3rd सेंचुरी सीई या 3rd सेंचुरी एडी, ये डिवाइडिंग लाइन है। इसके पहले का जो एम्पायर होगा वो अर्ली एम्पायर होगा, और उसके बाद का जो एम्पायर होगा वो लेट एम्पायर हो गया, ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि आप चलो बता दो फटाफट, अर्ली रोमन एम्पायर का पीरियड क्या है और लेट रोमन एम्पायर का पीरियड क्या है, तो क्या आप बताओगे? 3rd सेंचुरी से पहले अर्ली एम्पायर था और 3rd सेंचुरी के बाद लेट एम्पायर। वेरी गुड, बस इतना याद कर लो। अब एक प्रश्न और आएगा कि 3rd सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसी को जो है आपने डिवाइडिंग लाइन बना दिया? ये कोई पूछ सकता, नहीं पूछ सकता? सर कोई कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, तो आप बताओ, चलो जो पूछ सकता है तो हमने पूछ लिया। चलो इसमें एक आपको अच्छी चीज बता दूं, मैं अभी बता दे रहा हूं बहुत शॉर्ट में, आगे चलकर डिटेल करूंगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये कैस्पियन सी और इसके आसपास ये पूरा इलाका जो है पर्शियन एम्पायर है। अच्छा, इस सी को, कैस्पियन सी को हिंदुस्तानी ग्रंथों में, जो हमारे यहाँ के पुराने पौराणिक ग्रंथ है ना, उसको उसको कहा जाता है जो है कश्यप सागर। आप नाम सुन रहे हैं ना, नाम में कितना सिमिलैरिटी है, कश्यप सागर और वो कैस्पियन सी, ठीक है। माना जाता है कि महर्षि कश्यप, जिन्होंने पूरी मतलब धरती के सबसे पहले ऋषि वही थे, तो वो यहीं पर रहा करते थे। इसी कश्यप सागर को
इस सागर में कुछ एक इलाका है, कुछ जगह है जहां पर पानी खारा नहीं है, मीठा पानी है। ठीक है, तो लोग इसको क्षीर सागर भी कहते थे। जो हमारे यहाँ कंसेप्ट आता है ना कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहा करते थे, वो क्षीर सागर कहाँ गया? तो वो यही सागर है जिसको क्षीर सागर भी कहा जाता था, हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, क्योंकि ये मीठा होता था, खीर जैसा आता था। कोई दूध की नदी या दूध का सागर और दही का सागर नहीं होता था, यही था जिसको पौराणिक ग्रंथों में इस तरह की बात हुई। अब इससे पता चलता है कि हमारे जो पुराने लोग थे हिंदुस्तान के, उनको कहीं ना कहीं इस इलाके के बारे में जानकारी है, तब तो ऐसा लिख रहे हैं। तो इस आधार पे तमाम विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि हिंदुस्तान के जो आर्य हैं वो हिंदुस्तान के नहीं हैं, बल्कि वो यहीं से गए हुए, ईरान से ही गए हुए हैं। ठीक है, माना जाता है कि कहीं सेंट्रल एशिया में रहते थे ये लोग, और इन्हीं की शाखाएं आकर के ईरान में बसी, और कुछ दिन ईरान में रहने के बाद फिर ये मूव किए और इंडिया आ गए। ऐसे ही ईरान से, आप देखो ये ईरान है ना, पर्शिया पूरा, अब ईरान से ऐसे ऐसे होके अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। तो ये इसी रास्ते से चले आए हैं। यहां तक कि जो आर्य कहा जाता है, आर्यन, आर्यन भी ईरानियन या उससे थोड़ा सा मैच करता हुआ वर्ड है, उसके जैसा सिमिलर साउंड करता है, आर्यन, ईरानियन। एक और गजब की बात इसमें समझो कि ईरान का जो सबसे पहला ग्रंथ है, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ईरान का, वो है जींद अवेस्ता। और हिंदुस्तान का, आर्यों का, भारतवर्ष का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। जींद अवेस्ता में तमाम देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मित्र, मित्र हमारे यहाँ भी होते हैं, ऐसे करके जो है उनके यहाँ भी यमा, हमारे यहाँ भी यम होते हैं। बहुत सारे देवी देवता जो ऋग्वेद के हैं वो जींद अवस्था में भी मिलते हैं। इनसे भी समझ में आता है कि दोनों एक ही जगह के रहे होंगे, तब तो इनके देवता मैच कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही देवता और असुर दोनों वहां पे भी पाए जाते हैं। वहां पे देवता जो होते हैं वो अहुर मजदा होते हैं। वहां के देवता कौन है? अहुर। ठीक है, और राक्षस दैत्य अहिरमन। तो अहुर वहां पे देवता हैं। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में अब चूंकि ये अलग शाखा थी, ईरानियों से ही झगड़ा करके आए थे, तो जाहिर सी बात है जो ईरानी होंगे, पर्शियंस होंगे, उनको जो आर्य हैं वो अपना दुश्मन मानेंगे। तो जो उनके देवता होंगे हमारे लिए तो राक्षस ही हुए। तो पर्शियन देवता अहुर, हमारे यहाँ पे उन्हें कहा गया असुर, और असुर हमारे यहाँ देवताओं के दुश्मन हो गए। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकली आप आगे चल करके समझेंगे जब कभी इंडोलॉजी को स्टडी करेंगे तब। बहरहाल रोमन एम्पायर में इसकी कोई जगह नहीं है, मैं सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए ये सब बातें बता रहा था। एनीवे, तो पॉइंट आता है कि 3rd सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रोमन एम्पायर का लेट और अर्ली हिस्ट्री, या अर्ली रोमन एम्पायर और लेट रोमन एम्पायर की डिवाइडिंग राइट वो बन गई। एक्चुअली होता ही है कि रोम, बेटा देखो यहाँ पर है, ये इटली है, यहां पर कहीं जाकर के रोम होगा, पेज से बाहर ही निकल जाएगा। तो रोम जो है वो पहले इतना पूरा बड़ा एम्पायर अपने पास रखता था, लेकिन 3rd सेंचुरी में होता क्या है, 3rd सेंचुरी में इधर से बहुत सारे जर्मनिक ट्राइब्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनकी अटैक की वजह से ये वाला एम्पायर, इधर का एम्पायर बहुत तबाह होने लगता है। हाँ, तो उसके बाद उसकी एक नई राजधानी बनाई जाती है, कॉन्स्टेंटिनोपल। मतलब एक तो राजधानी रोम थी, दूसरी वाली बना दी जाती है कॉन्स्टेंटिनोपल। और रोम को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। ये हो जाता है रोम यानी वेस्टर्न रोम, और ये हो जाता है ईस्टर्न रोम। ठीक है, इसका मतलब रोमन एम्पायर गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर को तो रोम ही कहते हैं, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटीन एम्पायर कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेंटीन एम्पायर। तो इस तरीके से ये जो लाइन खिंच गई 3rd सेंचुरी बीसीई में, 3rd सेंचुरी एडी में, आफ्टर जर्मनिक अटैक,
तो उसको हम लेट रोमन एम्पायर कहते हैं। यानी लेट रोमन एम्पायर की जब भी बात करेंगे तो हम इस इलाके की बात कर रहे हैं, बाइजेंटीन एम्पायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेट रोमन एम्पायर में बाइजेंटीन को छोड़ करके और कोई एम्पायर इतना ताकतवर रह नहीं गया जिसको हम रोमन एम्पायर कह सके। ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर तबाह होना शुरू हुआ और आगे चल करके 150-200 वर्षों में पूरी तरह से वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया। आगे सिर्फ बाइजेंटीन एम्पायर ही चलता है। सो दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। यही कारण है कि 3rd सेंचुरी को हम डिवाइडिंग लाइन कह सकते हैं। तो 3rd सेंचुरी में चल करके रोमन एम्पायर बटना शुरू हुआ। 3rd सेंचुरी में बहुत बड़ी क्राइसिस आई, सिक्कों को लेकर के क्राइसिस आई, व्यापार को लेकर क्राइसिस आई, बाहर से अटैक को लेकर के क्राइसिस आई, राज्य का बंटवारा होना शुरू हुआ। इसी दौर में नया धर्म आ गया। तो रोमन एम्पायर में इसके पहले सारे लोग अपने अपने अलग अलग धर्म मानते थे, राजा की पूजा होती थी, बहुत सारे देवी देवता थे, मंदिर और मूर्तियां बना करती थी। ये पहली बार रोम में हुआ था 3rd सेंचुरी के बाद से कि वहां पर क्रिश्चियन धर्म आ गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस 3rd सेंचुरी के बाद से होते हैं। इस वजह से हम उस पीरियड को लेट एम्पायर कहते हैं या लेट एंटीक्विटी कहते हैं, जो भी आप समझो। तो पहले हम रोमन और पर्शियन एम्पायर में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या था। देखो, ये रोमन एम्पायर है, ये पर्शियन एम्पायर है। अंतर देखो फटाफट इनके बीच में क्या है। पहला अंतर तो था डाइवर्स पॉपुलेशन को लेकर के, मतलब रोम में जो है वो डाइवर्स पॉपुलेशन थी। यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं के पूजा करने वाले लोग थे, अलग अलग जाति और धर्म के लोग थे, अलग अलग, मतलब लोगों में डाइवर्सिटी बहुत थी, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर लोग एक ही रिलीजन फॉलो करते थे, एक ही जैसे थे, यानी ये जो है वो होमोजेनिस थे, होमोजेनिटी थी यहाँ पे। एक अंतर समझ में आया? कौन सा? पर्शियन पीपल वर होमोजेनियस and Roman people were heterogeneous. There was diversity in Roman Empire and there was similarity in Persian Empire. Is that clear? पहला अंतर आ गया सबको? अक्सर करके देखा जाए तो पार्थियंस या ससानी डायनेस्टी जो भी ईरान में रूल किया करते थे, वो ईरानी पॉपुलेशन सारे के सारे एक ही जैसे थे। लेकिन रोमन एम्पायर की बड़ी बाउंड्री थी, तो वहां के लोग अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करने वाले लोग थे। यहां तक कि रोमन एम्पायर में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते थे। चलो, अब दूसरी अंतर, तो पहला तो हमने क्या, डाइवर्सिटी और होमोजेनिटी। दूसरा अंतर है यहाँ पर लैंग्वेज का। यहाँ पर एक ही लैंग्वेज बोली जाती थी जिसको कहते हैं पर्शियन। ठीक है, यहाँ पर एक लैंग्वेज चलती थी, लेकिन यहाँ पर हर इलाके की अलग लैंग्वेज होती थी। और 2 लैंग्वेज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण थी। आप जानते हो कि ये 2 लैंग्वेज कौन सी थी जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बोली जाती थी? एक तो बेटा है ग्रीक और दूसरा कौन सा है? लैटिन। ठीक है, ग्रीक कहाँ की भाषा है? ग्रीक ये ग्रीस की भाषा है। ये देखो, ये पूरा इलाका क्या है? ये ग्रीस है। ठीक है, और इसी तरह से रोम वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका है पूरा, ये इनको लैटिन कहा जाता है। तो रोम में जो भाषा चलती है वो लैटिन है और जो ग्रीस में चलती है वो ग्रीक है। क्योंकि ये एम्पायर इतना बड़ा था तो जाहिर सी बात है इसमें तो लैटिन और ग्रीक दोनों ही आ गए। तो 2 यहाँ की महत्वपूर्ण भाषाएं थी, लेकिन इन दोनों के अलावा भी कई सारी भाषाएं बोली जाती थी। जहां तक रोम का सवाल है, वहां पर एक ही भाषा, ये पर्शियन का सवाल है, वहां पे एक ही भाषा चलती थी और वो थी पर्शियन। अच्छा, दूसरी बात, रोम में जो 2 भाषाएं मुख्य थी, लैटिन और ग्रीक, इनमें भी जो अपर क्लास के लोग होते थे वो ग्रीक बोलते थे और जो वेस्टर्न पार्ट के लोग होते थे वो लैटिन बोलते थे। जाहिर सी बात है, वेस्ट कौन सा है? वेस्ट ये वाला इलाका है, तो यहाँ पर तो लैटिन ही बोला जाएगा ना, क्योंकि वेस्ट में रोम पड़ता था, यहाँ की भाषा लैटिन थी। और ईस्ट में ग्रीस पड़ता था, यहाँ की भाषा ग्रीक थी, तो ईस्ट वाले ग्रीक बोलते थे, वेस्ट वाले लैटिन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर। ठीक है, तो ये तो 2 अंतर हुए। तीसरा बड़ा अंतर क्या था? तीसरा और गजब का अंतर था। तीसरा अंतर ये था कि रोम में जो सेना हुआ करती थी उसको पेमेंट मिलता था। यानी रोम के पास स्टैंडिंग आर्मी थी, पेड प्रोफेशनल थे। ठीक है,
ये रोमन सेना कैसी थी, ये पेड होती थी, इनको पैसा मिलता था। और दूसरी तरफ पर्शिया में सेना को पैसा नहीं मिलता था, ये कॉन्स्क्रिप्टेड होते थे। क्या होते थे? कॉन्स्क्रिप्टेड, मतलब जबरदस्ती सेना में भर्ती किए जाते थे। जबरदस्ती भर्ती का मतलब क्या हुआ कि जब युद्ध होने लगा, सबको बोला गया कि सारी जनता उठाओ लाठी तलवार डंडा और चल करके युद्ध करो, जैसे युद्ध खत्म हुआ जाओ अपना खेती बाड़ी करो। राजा ना तो आर्मी रखेगा ना पैसा देगा। जबकि रोम में प्रॉपर उनका ड्रिल होता था, यूनिफॉर्म होता था, सैनिक ट्रेनिंग मिलती थी, पैसा मिलता था। तो यहाँ पर पेड और प्रोफेशनल आर्मी थी। ठीक है, ये तीन बड़े अंतर थे। कौन कौन से? ये जो है वो डाइवर्स कंट्री था, ये होमोजेनिटी वाली कंट्री थी, सिमिलर रहते थे लोग एक जैसे। यहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती थी, मेनी लैंग्वेजेस। यहाँ पर सिंगल भाषा बोली जाती थी। यहाँ के सैनिक पेड और प्रोफेशनल हुआ करते थे, यहाँ के अनपेड होते थे और कॉन्स्क्रिप्टेड होते थे। ये तीन बड़े अंतर आप याद कर लो, 3 नंबर का सवाल आपका हल हो गया। इज दैट ओके? यस सर। चलिए, तो आज हमने रोम और ईरान में अंतर पढ़ा। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, परसों। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे।